जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर ने कल ये कहा कि इंडियन जो डिप्लोमेसी है, वो इंडियन क्रिकेट की तरह है। और इट मीन्स कि वो ये कह रहे हैं कि हम बड़ा खुल के खेलते हैं, हम क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। ज़रा आप इस चीज़ को समझिएगा कि हम बड़ा खुल के खेलते हैं, हम क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। ये इस चीज़ को ज़रा समझें कि वो समझते हैं कि हमारे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है। हम कोई आम मुल्क नहीं हैं। और साथ ही उन्होंने जिस चीज़ के ऊपर अहमियत दी, उन्होंने कहा जी कि जो इंडियन ओशन रीजन है, उसमें तमाम ममालिक जो हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं। और अब इंडिया जो है, इट इज़ इट यूज्ड टू बी अ कंट्री जो नॉन अलाइनमेंट की बात करता था, बट अब ये एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात करता है। ठीक है जी। अब इंडियन ओशन जो है, वो कहा जा रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, वो 95% तो इंडियन ओशन से आती है। इंडिया की जो ट्रेड है, जिसे आप समझ लें कि वो सारी की सारी तो यहाँ से है। और इंडियन ओशन रीजन जो है, वो कहते हैं कि जितने भी ममालिक हैं, डॉक्टर जयशंकर ने कहा जितने भी ममालिक हैं, वो सारे के सारे इंडिया की तरफ देखते हैं। और इंडियन ओशन रीजन की जो स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक रेलेवेंस है, वो बढ़ रही है। इसीलिए इंडिया ने प्रायोरिटाइज किया है कि इंडिया अपने जो इस खित्ता है, इसके अंदर एक तो जिसे कहते हैं ना, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेगा। क्या बनेगा? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इट मीन्स कि इंडिया इज इंश्योरिंग द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। और ये इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज अगर उसकी 95% जो इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, वो इंडियन ओशन है, तो फिर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो वो कह रहे हैं हमें बनना पड़ेगा। अगर हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं बनते, अब बहुत सारी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया ने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बढ़ेगा। एक कंसेप्चुअल एनालिसिस तो है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। ज़ाहिर बात है, इंडिया व्हेन इट टॉक्स ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग, मिलिट्री डिप्लोमेसी, मिलिट्री असिस्टेंस, डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ द फोर्सेस, क्या करेगा इनमें से? ज़ाहिर बात है, इंडिया खित्ते की कैपेसिटी बिल्डिंग में छोटी फ़ौजों के साथ काम कर रहे हैं, नेवीज़ के साथ। मिलिट्री डिप्लोमेसी उन्होंने एनहांस की हुई है। मिलिट्री असिस्टेंस देते हैं बहुत सारी जगहों के अंदर। और वो कह रहे हैं कि हम अपनी फ़ौज को भी डिप्लॉय किए हुआ है हर जगह। मिसाल के तौर पे, आपको याद होगा कि डॉक्टर जयशंकर व्हेन ही गोज़ टू द एशियन पैसिफिक, ये जो साउथ ईस्ट एशियन है, इधर जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, यार हमने तो आपके साथ मिलके काम करना है। आपके साथ मिलके काम करना है हमने आपके साथ। और वो इस तरह काम करना है कि याद रखिएगा कि आपकी हर चीज़ जो आपके मुल्क में पहुँच रही है, दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की वजह से पहुँच रही है। सो अब वो जिसे कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी इज़ आल्सो कॉलिंग हिमसेल्फ एज़ अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स। वो एक्सपोर्टर ऑफ वेपन भी है। सो इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखें। ये जो इंडिया कह रहा है ना कि इंडियन डिप्लोमेसी इज़ लाइक इंडियन क्रिकेट, हम क्रीज़ से बाहर निकल के खेलते हैं। वो इंडियन ओशन को रेफ़रेंस दे रहा है। इंडियन ओशन को रेफरेंस दे रहा है कि भाई जिस तरह हमें क्रिकेट के अंदर क्रीज से बाहर निकल के छक्का मारना पड़ता है, चौका मारना पड़ता है, अपना करना पड़ता है, इसी तरह हमें अपनी डिप्लोमेसी के अंदर भी करना पड़ता है। और वो कहते हैं हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। ये वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, इंडिया ने ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होते थे रॉबर्ट गेट्स, उन्होंने ये इंडिया के लिए टर्म कॉइन की थी। इंडिया ने इसको पहले हेजिटेट किया इस रोल को अडॉप्ट करने के लिए, और अपने आप को नॉन अलाइन स्टेटस दिया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दिस दैट। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इंडिया इज मूविंग आउट ऑफ दिस। तो इंडिया इज दिस स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट कर रहा है। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट पहले थी, मल्टी अलाइनमेंट पहले थी। ठीक है। लेकिन स्टिल मैं आपको बात बताऊं, ये जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट वर्सेस नॉन अलाइनमेंट की जो डिबेट है ना, इंडिया पिक्स एंड चूज पिक करता है।
जहाँ दिल करता है पिक कर लेता है, जहाँ दिल करता है अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका के साथ क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अगेंस्ट चाइना। ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट उन्होंने अमेरिका के साथ ले ली है। जब अमेरिका कहेगा ऑन रशिया बात करें तो वो कहेंगे नहीं हम नॉन अलाइन है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो एक और तरीके से बात करते हैं। सो इंडिया पिक एंड चूज़ करता है इसमें। और वो कहते हैं कि ये जो रॉबर्ट गेट्स ने ये टर्म दी थी इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ठीक है जी, कि अब वो कहते हैं कि जी एक जो एक आज़ादी है कि हमें ग्रेट पावर का जो इन्फ्लुएंस है उससे के से निकल जाना, वो ग्रेट पावर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर हम नहीं है। इंडिया के अंदर एक हेजिटेशन थी, उन्होंने हेजिटेशन वो तोड़ दी है। इंडिया जितनी भी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिन्हें एसएलओज़ीज़ कहा जाता है, जिन्हें आप कह लें द स्ट्रेटेजिक आर्टरीज़ ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, उनके ऊपर इंडिया आके बैठ गया। और ये है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये है वो क्रीज से बाहर निकल के खेलना। और इसी तरह वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपने आप को कहते हैं कि जी हम इंडिया इंडियन ओशन बहुत बड़ा है। इंडिया इस हमारी साइड पे नहीं आता, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया यहाँ पे वो कोई रोल नहीं प्ले कर सकता। ना वो करना चाहता है बिकॉज़ उनको पता है कि ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। फॉर बी कमिंग इनटू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे नीड्स टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइज़ेशन, रिलिजन, ये सारे फैक्टर्स हैं। इंडिया इस खित्ते में उस तरह नहीं आता। इंडिया की जो प्रोएक्टिव अब एंगेजमेंट है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, उसकी वजह ज़ाहिर बात है चाइना भी है। चाइना भी तो निकल के मिडल ईस्ट और अफ्रीका में चला गया। ठीक है जी। उस वक़्त जो चाइना की ये जो अप्रोच है उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा गया था कि दिस इज़ अ स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी एक आपको याद होगा, बहुत सारे लोग इसको डिस्कस करते हैं। तब मैं भी यूनिवर्सिटी पढ़ता था, तो हम कहते थे हमें पता चला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक ही होता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। फिर उन्होंने कहा जी कि देयर इज़ अ नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। ठीक है जी, एक आई है जी। सो इंडिया ऐसी चीज़ों को नहीं वो करता, लेकिन लेकिन समहाउ द वर्ल्ड हैज़ स्पोकन ऑन दिस। अमेरिका ने इंडिया को बेसिकली पिक किया। उन्होंने एक क्रेडिबल रीजनल सिक्योरिटी प्लेयर उनको चाहिए था। उन्होंने इंडिया को पिक किया। और 1990s में कहा जाता है कि अमेरिका ने इनवाइट किया इंडिया को कि आए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करें। उस वक़्त तो उनको समझ लग गई थी ये क्या हो रहा है, साउथ चाइना सी और ये सारी बातें जो है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब अमेरिका की जो अप्रोच है ऑन ऑन चाइना हैज़ इट हैज़ चेंज्ड, फ्रैंकली स्पीकिंग। अमेरिकाज़ अप्रोच ऑन चाइना हैज़ चेंज्ड, इट हैज़ चेंज्ड वेरी रैपिडली। बहुत तेज़ी से ये बदली है, ये ऐसे नहीं बदली। ठीक है ना सर? अ, सो मुझे ऐसे लगता है दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये अप्रोच जो है वो बदल गई है। सो इसको इस अंदाज़ से जो है वो देखना चाहिए या समझना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक आई अंडरस्टैंड। सो इंडियन ओशन जो है, ये अब इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, इसीलिए तो इंडिया कह रहा है हम पायरेसी। आपको याद होगा जब इलेक्शंस होने वाले थे इंडिया में तो हर रोज़ ये एक स्टेटमेंट आती थी, मोदी साहब ये कर रहे हैं, मोदी साहब वो कर रहे हैं, मोदी साहब ने नेवी बड़ी तगड़ी हो गई है, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस कर रहे हैं, फलाँ कर रहे हैं, ढमकान कर रहे हैं, इंडियन नेवी चढ़-चढ़ के पकड़ रही थी बंदे और रोज़ाना उधर दिखाया जाता था दैट मैंने आपको कई दफ़ा कहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ यूज्ड द फॉरेन पॉलिसी प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया फॉर इट्स डोमेस्टिक पर्पसेस। कि ये देखो हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है जी, हम ये चीज़ें कर रहे हैं और इन चीज़ों में है। सो आपको पता है पिछले साल इंडिया ने 100 डे एंटी पायरेसी मिशन जो है उसको एक किया था, रेड सी के करीब, ठीक है जी, इन मार्च 2024 जब इंडिया के इलेक्शंस होने थे, जहाँ पे बहुत सारे सोमाली पायरेट्स भी पकड़े गए गल्फ ऑफ एडन के अंदर। और फिर जितने भी जो चोक पॉइंट्स हैं अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, इंडोनेशियन आर्किपेलागो, इन सारे इलाकों के अंदर उन्होंने काफ़ी काम जो है इस पे किया था। और फिर इंडिया ने अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड एक वॉरशिप भी लेके आया है, आईएनएस सूरत के नाम से। और ये जो आईएनएस एक नीलगिरी है, वॉरशिप है और भी इस तरह की सबमरीन है। ये बेसिकली इंडिया कंसिडर्स कि ये हमारे बड़े माइलस्टोन है, ये बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं जिनको हम
दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। सो इंडियन जो लीडरशिप है वो कह रही है, डॉक्टर जयशंकर जब ये बोलता है याद रखिएगा, तो वो आप देखें ना, वो बात तो उसने कर दी, वो जिसे कहते हैं ना, उन्होंने बात तो कर दी और बात उन्होंने एवं नहीं की, ठीक है जी। बात उन्होंने किसी मकसद के लिए की है, बात उन्होंने किसी मकसद के लिए की है, और मकसद ये है कि ठीक है ना जी, दिस इज समथिंग विच इज देयर, दिस इज समथिंग विच इज देयर, ये आज उन्होंने किसी मकसद के लिए की है। और वो यही चीज़ है कि जी, एट वन पॉइंट या एट वन प्लेस दे डू बिलीव इन इट, एंड दे डू बिलीव कि भाई ज़रा थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना चढ़ के रहना, ठीक है। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी की सारी जो अपनी मल्टी अलाइनमेंट एंगेजमेंट्स बढ़ा दी हैं। यूनाइटेड नेशंस में आप देख लें, ब्रिक्स, G20, सार्क को ख़त्म करके बिम्स्टेक, क्वाड, और सार्क को उन्होंने टेररिज्म से लिंक कर दिया, ठीक है ना जी। सार्क को उन्होंने टेररिज्म से लिंक कर दिया है। उन्होंने कहा जी सार्क इज ऑल अबाउट टेररिज्म, सार्क और कुछ भी नहीं है, सार्क दहशतगर्दी है, ठीक है सर। सार्क दहशतगर्दी के अलावा कुछ नहीं है, दैट्स इट, दिस इज व्हाट दे से इट, दैट्स व्हाट दे टॉक ऑफ इट। मुझे तो सारी बात है, आई कुडंट गेट इट कि जी पाकिस्तान की लीडरशिप की ये जो खामोशी है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये इसकी क्या मीनिंग है ऑन दिस। आप देखें ना वो किस तरह वो क्रिकेट की, वो कल के पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेल रहे थे, उन्होंने पूरी की पूरी सारी की सारी डिप्लोमेसी क्रिकेट के इर्द गिर्द घुमा दी। ये तो इंडिया को एडवांटेज जाता है ना यार, कि कल अगर मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, अब वो उन्होंने कर ली, अब वो अगर अगर आप उनकी ये जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स हैं ये देखें तो आपको पता चल जाएगा। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट में जारी बात है, उन्होंने अपना जो असल इन्फ्लुएंस है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि ये जितनी भी आसियान कंट्रीज हैं इनके साथ एक उन्होंने अपना लिंक बिल्ड किया हुआ, ठीक है ना जी। और एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये है कि दूसरा इसमें ये भी है कि ये जो इंडिया आसियान उन्होंने एक वो प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया हुआ है। दूसरी इसमें ये चीज़ भी है कि जो वो जिसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं एक 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 डिफरेंट किस्म की चीज़ इसमें नज़र आती है, ठीक है जी। अब अगर आप देखें कि जो क्रिटिकल मैरीटाइम ज़ोन है साउथ चाइना सी के अंदर, या फिर आप देखें कि जो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ हैं इस खित्ते के अंदर, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, तो ये एक चीज़ भी है। दूसरी तरफ ये भी है कि इंडिया ने साउथ चाइना सी के अंदर भी अपनी जो अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको एनहांस किया है, और इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड जो है वो जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजर रही है, इंडियन ओशन से गुजर रही है, साउथ चाइना सी से गुजर रही है, मतलब इन सारे एरिया से वो जो गुजर रही है। अब देखें इसीलिए वो अपनी वो जिसे कहते हैं ना, उन्होंने ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आए, तो वो कह रहे हैं कि हम अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, हम अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, और इंडिया की जो अब जो न्यूट्रलिटी होती थी अब वो न्यूट्रलिटी नहीं। फिर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर उन्होंने अपने आप को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर पूरे का पूरा अपनी वो कर लिया। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो 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 क्वाड है वो उसकी अ, उसको देखना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाना, देन वो जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रेटेजिक रीच पूरे खित्ते के अंदर बनाना, दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ है जो मुझे नज़र आती है। सो एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये है कि अ, एक जिसे कहते हैं ना कि एक जिसे कहते हैं ना एक एम्बिशियस गोल्स होना इंडियन ओशन के अंदर, एक उनके एम्बिशियस गोल्स हैं, और ये जो एम्बिशियस गोल्स हैं वो यही हैं कि जो इंडिया की जो नेवल कैपेसिटी है
उसको आगे लेके जाना है। इंडिया के नेवल बजट भी आपको पता है बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया गया है। सो डॉक्टर जयशंकर ये अपने आप को इस खित्ते में आना, बढ़ाना, करना, अम, ये सारा करना, आई थिंक दैट इज़ देयर। ये एक चीज़ जो है बड़ी तादाद में नेवी को आगे लेके आना। देखें, इंडिया कहता है जी कि हमारे 70,000 नेवी के लोग हैं। चाइना कहता है हमारे 2,40,000 एक्टिव मैरीटाइम फोर्स है। इंडिया का जो सबमरीन फ्लीट जो है वो 16 वेसल्स हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन भी हैं। इस तरह की चाइना की जो फ्लीट है वो 70 सबमरीन्स पे है। अब आप देख लें, थोड़ा-सा ज़ाहिर बात है डिफरेंस तो बड़ी तादाद में है। उनके पास 12 तो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं, 50 डीज़ल सबमरीन्स हैं। तो अब ज़ाहिर बात है इंडिया बड़े पैमाने पे इस खित्ते के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इंडिया को तो देखें वेसल टू वेसल कॉम्पिटिशन की तरफ जाना पड़ रहा है। इंडिया को वेसल टू वेसल कॉम्पिटिशन की तरफ जाना पड़ रहा है। ठीक है जी? और वो इसलिए जाना पड़ रहा है बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि एट दिस पॉइंट इंडिया अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। इंडिया अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है और वो इसलिए बाहर निकल के खेल रहा है बिकॉज़ उसको इस चीज़ की समझ आ गई है कि यार पूरा का पूरा खित्ता खाली है। अगर इस खित्ते के अंदर हमने अपनी स्पेस ना बढ़ाई, एक तो चाइना कैप्चर कर जाएगा। दिस इज़ अ राइट टाइम कि ग्रेट पावर स्टेटस अचीव करें। दिस इज़ अ राइट टाइम कि दुनिया आपको अगर सपोर्ट कर रही है, दुनिया आपको इस एंगल से देख रही है, तो फिर आप वो जिसे कहते हैं ना पोजीशन में आ जाते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी मैं तो ज़ाती तौर पे इसको बड़ा अहम चीज़ समझता हूँ। लेट्स सी क्या निकलता है। अ, वो जिसे कहते हैं ना इससे मज़ीद इंडिया इससे क्या एक्वायर करता है या क्या निकालता है। ये बात करना कि जी हम क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, इट मीन्स कि इंडियन क्रिकेट भी ऑफेंसिव है। जहाँ पर डिप्लोमेसी ऑफेंसिव है ना, इंडियन क्रिकेट भी ऑफेंसिव है। और पाकिस्तान को इस चीज़ को ज़ाहिर बात है मस्ट इसको पाकिस्तान इसको रियलाइज़ करना चाहिए कि भाई अगर आपने इसी तरह ही अपनी डिप्लोमेसी का सहारा लेते रहे, जो करते रहे, जिस तरह चल रहे हैं डिफेंसिव, तो फिर तुसी गए। फिर ना आप बचे भाई। आप ना फिर बचे क्योंकि आपका जो अंदाज़ है वो अंदाज़ नहीं सही। उनका अंदाज़ तो ये है ना कि वो चढ़ के खेल रहे हैं। बता रहे हैं कि हम चढ़ के खेल रहे हैं। ठीक है ना जी? आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी, वेरी सिग्निफिकेंट। लेट्स सी इसमें क्या होता है। ये किस तरह पाकिस्तान भी इससे सीखता है कि नहीं सीखता। ये सीखने की चीज़ है। ये मैं आपको बात बताऊँ, ये बात मैं आपको काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को थोड़ा ऑफ़ेंसिव होना चाहिए। बाहर निकल के खेलना चाहिए। डर-डर के खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? और खित्ते बदलने चाहिए, स्ट्रैटेजीज़ बदलनी चाहिए। आप अपने आप को इतनी बड़ी फ़ौज कहते हैं, नेवी कहते हैं, फ़ोर्स कहते हैं, तो इसका थोड़ा-सा तो एडवांटेज जो है वो लेना चाहिए।